नमस्कार। और आज हम लोग एप्लास्टिक एनीमिया के दूसरे पार्ट में सुनेंगे कि एप्लास्टिक एनीमिया का इलाज कैसे किया जाता है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सुना कि एप्लास्टिक एनीमिया कितने तरह का होता है, फिर उसके क्या लक्षण हैं, कैसे उसकी डायग्नोसिस होती है। तो आज हम लोग सुनेंगे कि एप्लास्टिक एनीमिया का इलाज हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एप्लास्टिक एनीमिया में हम लोग पता करते हैं कि इसका कारण क्या है, मतलब यह एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया है या इनहेरिटेड बोन मैरो फेल्योर सिंड्रोम या इनहेरिटेड एप्लास्टिक एनीमिया है। तो जो दोनों तरह के प्लास्टिक एनीमिया में जो इलाज है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं बेस्ट सपोर्टिव केयर। बेस्ट सपोर्टिव केयर का मतलब होता है कि बेस्ट सपोर्टिव केयर दोनों तरह के प्लास्टिक एनीमिया में एक ही जैसा होता है। जैसे होता है कि किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो उनको ब्लड चढ़ाना होता है, किसी का प्लेटलेट यदि कम है उनको ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट चढ़ाना होता है, यदि किन्हीं को इन्फेक्शन हो गया, उनको बुखार हो गया तो उनको एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, उनको इन्फेक्शन से बचने के लिए बताया जाता है, उनको किस तरह के खाना दिया जाए, इस तरह की चीज़ों को बताना होता है, कैसे उनको इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है उसके परहेज को बताना होता है। ये सारे बेस्ट सपोर्टिव केयर पे आते हैं। दूसरा जो इलाज है उसको हम लोग डेफिनेटिव थेरेपी कहते हैं। तो डेफिनेटिव थेरेपी का मतलब है कि ऐसा इलाज जिससे कि बीमारी के ठीक होने की संभावना हो। तो यह दोनों तरह के प्लास्टिक एनीमिया में अलग होता है। जो इनहेरिटेड प्लास्टिक एनीमिया है जैसे कि फैंकोनी एनीमिया या डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा या और इस तरह के बहुत सारे प्लास्टिक एनीमिया है, तो उसमें जो पूरी तरह ठीक करने की संभावना होती है वह बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो इलाज है उससे होती है। तो वह अपने भाई बहन से या कभी कभी मैच्ड अनरिलेटेड डोनर से करना होता है। तो बीएमटी या एचएससीटी जो इलाज है वह डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है इनहेरिटेड प्लास्टिक एनीमिया के लिए। यदि मैच ना हो तो कुछ दवाइयां हैं जिनको दिया जाता है, जैसे कि एनाबोलिक स्टेरॉइड कहते हैं, उससे कुछ मरीजों को फायदा होता है। तो ये हुई इनहेरिटेड एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। जो एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया है उसमें जो खासकर सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया एवं वेरी सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया, मतलब इनमें जो ब्लड के काउंट्स हैं वो काफी कम होते हैं, तो उनमें जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वह यंग लोगों में, जो लोग 40-50 साल से कम के हैं, उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक क्यूरेटिव इलाज है जिसमें ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है कि बीमारी ठीक हो सकती है। और यदि मैच्ड डोनर ना हो, अपने भाई बहन चाहे अनरिलेटेड डोनर ना हो, तो कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवाइयां हैं जिन्हें हम लोग एटीजी के नाम से जानते हैं, साइक्लोस्पोरिन के नाम से जानते हैं, एल्ट्रोम्बोपैग या रोमिप्लास्टिन के नाम से जानते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशंस को दिया जाता है। और किस तरह का एप्लास्टिक एनीमिया है, यह वेरी सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया है या सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया है या नॉन सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया है, उस अनुसार से ही बीमारी के ठीक होने की संभावना होती है किसी भी इलाज से। तो जो युवा हैं, यंग पेशेंट हैं, जो 50 साल से 40 से 50 साल से कम के हैं, उनके लिए ऑलवेज बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक अच्छा इलाज है। यदि मैच डोनर नहीं है तो फिर इम्यूनोसप्रेशन कॉम्बिनेशन जैसे एटीजी, साइक्लोस्पोरिन, एल्ट्रोम्बोपैग का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। जो पेशेंट्स 45-50 से ज्यादा उम्र के हैं उनके लिए इम्यूनोसप्रेशन कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। तो ये है, यदि मान लीजिए, लेकिन बीमारियों के बारे में, इलाज के बारे में, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ज़्यादा खर्चा लगता है, ज़्यादा दिनों तक उन्हें जिस शहर में ट्रांसप्लांट होता है वहाँ रहना होता है। और जो एटीजी साइक्लोस्पोरिन है उसके लिए भी करीब 1 से 1.5 महीने तक शहर में रहना पड़ता है। और किसी भी तरह के इलाज में ठीक होने की संभावना होती है। तो इसको अपने हिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से जरूर अच्छे से समझें और समझकर तब डिसाइड करें कि कौन से इलाज आप करा सकते हैं। तो इसको चुनना है। और जब तक कि किसी भी इलाज से बीमारी ठीक नहीं होती है तब तक जो बेस्ट सपोर्टिव की केयर है, बेस्ट सपोर्टिव केयर का मतलब है जैसे पीआरबीसी चढ़ाना, प्लेटलेट्स चढ़ाना, इन्फेक्शन का इलाज कराना, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, इन चीज़ों को इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें चलते रहती हैं। तो यह वीडियो जो है वह सिर्फ एक प्रयास है कि हमें प्लास्टिक एनीमिया के बारे में कैसे लोगों को जागरूक करें। तो ये है। आपके कुछ कमेंट्स हों या कुछ प्रश्न हो तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।